सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। अच्छा भला चलता हुआ इदारा बर्बाद कैसे किया जाता है, अगर आप ये जानने का शौक़ रखते हैं तो PIA की कहानी पढ़ लें। वो एयरलाइन जो दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस की उस्ताद मानी जाती है, आज बर्बादियों की दास्तान बनी है। ये तबाही और बर्बादी कैसे और क्यों कर हुई, इसकी हल्की सी झलक PIA ऑडिट रिपोर्ट ने दिखाई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जिस जहाज़ की मरम्मत चंद दिन में हो सकती है, बाकमाल लोगों ने इस पर कई साल लगा दिए, जिससे कौमी एयरलाइन को कमोबेश 38 अरब 40 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। अंदाज़ा करें, PIA के पास सिर्फ 29 के करीब तैयारे हैं और मुलाजमीन 15,000 हैं, यानी एक तैयारा 500 लोगों की जिम्मेदारी है। और फिर इस तैयारे की मरम्मत पर कई साल लग रहे हैं। ये नाअहली है, गफलत है या फिर नीयत की खराबी। पाकिस्तानी मईशत ऐसे ही वेंटिलेटर पर नहीं आ गई, इसके पीछे PIA जैसी अजब करप्शन की कई गजब कहानियां हैं। अब मईशत की बहाली के लिए काबीना की खुसूसी कमेटी ने एक रोड मैप तैयार किया है। दावा यह है कि इस पर अमल से 14 खरब से ज्यादा की बचत हो सकती है। इस प्लान के तहत तनख्वाहें, पेंशन और अलाउंसेस मुंजमद होंगे। अफसरान का स्टाफ तनासुब भी कम होगा। कम अखराजात के लिए गैर हदफशुदा सब्सिडीज और ग्रांट्स पर नजरसानी का भी मंसूबा है। PSDP और ADPs में तखफीफ की तजावीज़ है, जबकि नई स्कीमें रोक दी जाएंगी और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स की भी इजाज़त नहीं होगी। सियासत की अगर बात करें तो मरीम नवाज का दावा है कि नवाज शरीफ की वापसी से महंगाई की भी वापसी होगी। ये दावे कितने दुरुस्त हैं, हुकूमती रोड मैप काबिल अमल है या नहीं, इससे आगाज़ करेंगे। शबर जैदी साहब माहिर मईशत हैं, साबिक चेयरमैन FBR। शबर जैदी साहब, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं, ये जो नया रोड मैप सामने आ रहा है, प्लान सामने आ रहा है जी, तनख्वाहें, अलाउंसेस, पेंशन, इनको मुंजमद कर दिया जाए और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी तरक्याती अखराजात वो कम कर दिए जाएं। हमने ऐसे दावे पहले देखे हैं, इस दफ़ा आपको क्या नज़र आ रहा है? 14 खरब के अखराजात, इनकी कटौती, बचत हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये जो भी माशी इक़दाम पाकिस्तान की मईशत के लिए ज़रूरी हैं, उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो सियासी गवर्नमेंटों का सियासी दबाव होता है। अब जो आपके सामने निगरान हुकूमत है और उसके पीछे जो हमारी मुसल्लह अफवाज या इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, वो इस बात को वाज़ेह करती जा रही है कि अब कुछ फैसले होने जा रहे हैं जो सियासी मसलहतों से बालातर होंगे, मगर ये फैसले सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो सियासी प्रेशर में नहीं हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद कोई बड़े फैसले जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी थे वो हो जाएं, मगर मुझे खौफ इस बात का है कि अगर ये फैसले हो जाएंगे तो हमारी सियासी गवर्नमेंट्स इलेक्शन के बाद जब भी वो होंगे वो इनको आके दोबारा तबाह कर देंगी। हमें कोई ऐसा मेकैनिज़म रखना पड़ेगा कि वो आकर इसको दोबारा तबाह नहीं करें, क्योंकि मुझे सियासी पार्टियों में और सियासी लोगों में कोई ऐसा शऊर नज़र नहीं आ रहा कि वो वही गलतियां दोबारा नहीं करेंगे जो उन्होंने पास्ट में की हैं। तो बुनियादी आपका सवाल ये है कि ये होने जा रहा है, मैं कह रहा हूँ हाँ होने जा रहा है, मगर मुझे सिर्फ खौफ है कि ये रिवर्स नहीं हो जाए। शबर साहब, निगरान गवर्नमेंट का पहले ही मैंडेट जो है वो कंट्रोवर्शियल लोग कहते हैं होता है। अब अगर इस बड़े लेवल के ऊपर सब्सिडीज़ भी रिवर्स होती हैं तो क्रिटिसिज्म नहीं आएगा, फ्लैग नहीं आएगा इतना? नहीं, देखिए, बात बड़ी सिंपल सी है कि जो निगरान गवर्नमेंट होती है उनके पास बड़ा लिमिटेड मैंडेट होता है, मगर वो चीज़ें उस वक्त होती हैं जब हम नॉर्मल हालात में जाएं और हमारे सिचुएशन नॉर्मल हालात में हो। जब ये निगरान गवर्नमेंट आई है तो पाकिस्तान अपनी माशी तबाही के बिल्कुल दहाने पे खड़ा है और पाकिस्तान का हर आदमी ये बात रियलाइज़ करता है कि अगर हमने सख्त माशी इक़दाम नहीं किए, आप सख्त इक़दाम सिर्फ ये समझते हैं कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ाना या बिजली की प्राइस बढ़ाना, ये सख्त इक़दाम हैं, मगर जो सख्त इक़दाम करने हैं हमें वो है PIA की प्राइवेटाइजेशन, हमारी सब्सिडी का मैनेजमेंट, हमारी स्टील मिल की प्राइवेटाइजेशन,
हमारे एक्सचेंज कंपनियों का करेक्शन, हमारी स्मगलिंग की करेक्शन, ये वो चीज़ें हैं। इसके लिए कोई आपको मैंडेट या नॉन मैंडेट की ज़रूरत नहीं है। ये सारे एक्शन कोई भी गवर्नमेंट ले सकती है, मगर जिस तरह मैंने आपको पहले कहा, हमारी सियासी गवर्नमेंट ये एक्शन नहीं लेती रही है। और मैं आपको आज यकीन से कह रहा हूँ कि आज आप सियासी गवर्नमेंट लाएं, वो सारे ये एक्शन रिवर्स कर देंगी और वो वापस पाकिस्तान को उसी तबाही के रास्ते पे चलाना शुरू कर देंगी जहां हम चलते आ रहे हैं पिछले कम से कम 20 साल से। जी, तो शब्बर साहिब साहब, क्या फिर ये करना चाहिए कि इस निगरान सेटअप को कुछ अरसे तक क्या कंटिन्यू किया जाए, जब तक कि हालात कुछ इस नहज पर आ जाएं कि अच्छा फिर इलेक्शंस करवा सकते हैं, या कोई केयरटेकर सेटअप के बाद कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आती है तो वो इसको रिवर्स ना कर सके? इसके लिए फिर क्या किया जा सकता है? इलेक्शन को इंडेफिनिट पीरियड के लिए भी मुश्किल होगा। देखिए, बात ये है कि जो मैं बयानिए सुन रहा हूँ, रेटरिक सुन रहा हूँ सियासी पार्टियों की, और जो मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, मुझे उसमें कोई किसी किस्म का कोई प्लान नज़र नहीं आता कि कोई ऐसी बातें कर रहे हैं कि जिससे कोई नज़र आए कि वो कोई सही हरकतें करेंगे जब वो पावर में आ जाएंगे। अगर हम ये कहते हैं कि एक शख्सियत है जो वापस आ जाएगी तो 2000 ये इकनॉमी हो जाएगी, या एक शख्सियत है जो अगर उसको इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा, ये सारी बातें ये डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हैं कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां अपनी मैच्योरिटी लेवल को नहीं अचीव कर रही, और वो एस्टेब्लिशमेंट को और आवाम को ये कहने पे मजबूर कर रही हैं कि अभी आपकी बारी नहीं आई। मगर ये बात सही नहीं है, क्योंकि हमें हर हाल में इलेक्शन प्रोसेस में जाना है। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या रास्ता है, तो मैंने तो बार बार मैं ये कह रहा हूँ कि एक नेशनल एजेंडा फॉर इकोनॉमिक्स लेकर और उसको आइन में डालें, और एक नेशनल गवर्नमेंट टेम्परेरी फॉर्म करें किसी आइन के तरीके में लेकर या सुप्रीम कोर्ट से लेकर, और उसके बाद उस गवर्नमेंट को 2-3 साल देने के बाद इलेक्शन कराएं और पाकिस्तान को आगे चलाएं। पाकिस्तान का इलाज इलेक्शन कराकर 240 MNA जो कि पाकिस्तान को की तबाही की बुनियाद रहे हैं पास में, उन्हीं लोगों को थोड़ी बहुत आगे पीछे शक्ल करके लाने से पाकिस्तान सही नहीं होगा, और अब हमारे पास गलती की गुंजाइश नहीं है। नहीं, इसके अलावा शब्बर साहब, जो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात की जाती है उसमें PIA का नाम भी आता है और इदारों का भी आता है। आपको लगता है टेम्परेरी ये सलूशन है कि पब्लिक सेक्टर का जो डिटीरियोरेशन है सारी वो रुक जाएगी इससे? देखिए, बात ये है, सिंपल सी बात ये है कि जब पार्टियां पावर में नहीं होती तो वो PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात करती हैं, मगर जब वो पावर में आती हैं वो PIA की प्राइवेटाइजेशन की बात नहीं करती, कि क्योंकि कोई भी पार्टी 15,000 एम्प्लॉइज़ को नाराज़ नहीं करना चाहती, उनका पॉलिटिकल नुकसान होता है, और ये तबाही बढ़ती जा रही है, रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। और दूसरी बात है कि PIA के अंदर जो एसेट्स हैं वो उनकी वैल्यूएशन का इतना बड़ा मसला है कि कोई आदमी फैसला नहीं कर रहा। मगर मुझे जो मेरी इंफॉर्मेशन मुझे बता रही है वो ये कि अब ये मैटर SIFC में डाल दिया गया है, और PIA की जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी SIFC के थ्रू होने वाली है, और स्टील मिल और PIA का कोई फैसला होने वाला है, और डिस्कोज भी प्राइवेटाइज होने का चांसेस हैं। अगर ये 3 काम पाकिस्तान में हो जाते हैं तो हम एक बेहतर राह पे चले जाएंगे, क्योंकि ये सियासी गवर्नमेंटें ये काम नहीं करेंगी। 3 और काम हैं जो आज आपने अखबार में पढ़े होंगे। एक है रिटेलर्स को डॉक्यूमेंटेशन में लाना, एक एग्रीकल्चर टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन करना, और एक स्टेट को सीधा करना। ये 3 काम और हैं जो कि होने वाले हैं। इसके लिए भी हमें थोड़ा सख्ती करनी पड़ेगी, और वो अगेन वो बात मैं कर रहा हूँ, ये सियासी गवर्नमेंटें नहीं करने देंगी। अब सवाल अवाम के सामने, एस्टेब्लिशमेंट के सामने, US के बंदे जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनके सामने ये है कि क्या हम एक सेरेमोनियल इलेक्शन कराकर उन्हीं 242 MNAs को लाकर पाकिस्तान को दोबारा तबाही के खाने पर ये जो डाल दें, या हम करेक्टिव
ये बिल्कुल बड़े सवाल हैं जो आप उठा रहे हैं, लेकिन SIFC का जिस तरह कहा जा रहा था पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हवाले से था, लेकिन अब जो पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसकी तरफ भी देखा जा रहा है। बिल्कुल आप बात सही करें, लेकिन सर आपने भी कोशिश की थी रिटेलर्स पर टैक्स की और एक ID कार्ड कॉपी की शर्त थी, वो नहीं हो सका, लोगों ने एहतजाज शुरू कर दिया, बड़ा प्रेशर आ गया। तो आपको लगता है कि अब कोई इस तरह का एहतजाज नहीं हो सकेगा क्योंकि अब चीज़ें किसी और तरह देखी जा रही हैं? ये वही क्रैकडाउन की तरह से हो सकता है, जो एहतजाज करेगा उसको फिर भुगतना पड़ेगा, जिस तरह हमने कोई डॉलर माफिया के खिलाफ देखा है, स्मगलिंग के खिलाफ देखा है। देखिए, मैं उस मीटिंग में नहीं था, मगर मुझे किसी ने बताया कि डॉलर माफिया की मीटिंग हुई और वो मीटिंग पाकिस्तान के बहुत ताकतवर हलकों में हुई और वो मीटिंग का ड्यूरेशन शायद सिर्फ 2 या 3 मिनट था। उन्होंने कहा कि हम डॉलर को अगले कुछ अरसे में 250 का देखना चाहते हैं, थैंक यू वेरी मच, प्लीज लीव द रूम। अब आपको, और वो सारे बाहर आ गए और अब इस लहजे में आपको गुफ्तगू करनी पड़ेगी। और जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने ये लहजे में गुफ्तगू की। मैं एग्जैक्टली तो नहीं जानता, मगर कल मैं एक टीवी प्रोग्राम पे था, मुझे कंपेयर ने ये कहा कि ये इस तरह की कोई मीटिंग हुई और एक्सचेंज कंपनियों को कहा गया कि आई वांट टू सी डॉलर एट 250 इन नेक्स्ट 1.5 months, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमिंग एंड प्लीज लीव द रूम। एंड यू हैव सीन द रिजल्ट्स, बिकॉज ये सारे, इनमें से अक्सरियत 2 नंबर काबू में इन्वॉल्व थी। अब आपको इसी टोन के अंदर, इसी लहजे के अंदर गुफ्तगू करनी पड़ेगी बाकी ट्रेडर्स के साथ भी। जब मैं चेयरमैन FBR था, मेरी साथ भी मीटिंग ISI हेडक्वार्टर में हुई थी। अच्छा। मगर जो ISI हेडक्वार्टर जो डील कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने अपना टोन इस तरह का सख्त नहीं रखा था। अगर वो भी ये टोन सख्त रखते तो शायद आज हमारे रिजल्ट और होते, मगर उस वक्त हालात अलग थे, आज हालात अलग हैं। अगर आज भी इस टोन में गुफ्तगू की जाए तो इन लोगों में ज़्यादा ताकत नहीं है, ये सही हो जाएंगे। ये सिर्फ इसलिए इतने बदमाश बनते हैं क्योंकि इनके ऊपर कभी सख्ती नहीं की गई। शब्बर साहब, इसके अलावा सरफराज बुगटी साहब ने आज स्मगलिंग के हवाले से जो बयानात दिए हैं उसमें वो ये कह रहे हैं कि कुछ सियासतदान और सरकारी अफसरान मुलव्वस हैं। आपको लगता है कि गवर्नमेंट की इतनी रेट है कि रेगुलेट कर सके इन सियासतदानों को, सरकारी अफसरान को, जो इतने बड़े पैमाने पर ये नुकसान पहुँचा रहे हैं मैशत को? यार मुझे एक बात बताओ कि आज सवाल पाकिस्तान की रियासत का है ना, तो अगर कोई सियासतदान या सरकारी अफसरान अगर पाकिस्तान से बड़े हो गए हैं तो क्या हम उनको पाकिस्तान से बड़ा रहने देंगे या रहने देना चाहिए? कोई इंसान, कोई शख्सियत क्या पाकिस्तान में पाकिस्तान की रियासत से बड़ा अगर है तो ठीक है, फिर रियासत ख़त्म कर देते हैं। ये तो नहीं हो सकता ना कि एक सियासतदान या एक पॉलिटिशियन या एक ब्यूरोक्रेट वो इस तरह की गुफ्तगू हो कि वो पाकिस्तान की रियासत की रिट को चैलेंज करे, और ये नहीं कि चैलेंज करे किसी हक बात के ऊपर, नाहक बात के ऊपर चैलेंज करे और वो ये कहे कि हाँ जी मैं चैलेंज कर रहा हूँ और मैं यही करूँगा। ये बात नहीं हो सकती। सरफराज बुगटी साहब जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप मुझे बताएं, कोयटा जैसे शहर में जहाँ कोई कारोबार नहीं है, 107 एक्सचेंज कंपनियाँ क्या काम कर रही है? हमें सब पता है कि क्या हो रहा है, हमें, आप भी जानते हैं, हमें भी सबको जानते हैं कि क्या हो रहा है और अफगान ट्रांजिट ट्रेड में क्या हो रहा था और क्या हो रहा है। मगर 19 सितंबर 2023 को जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने खत निकाला है अफगान ट्रांजिट ट्रेड के बारे में, ऐसा खत पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कभी नहीं निकला, जिसमें उन्होंने ओपनली ये बात कही है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड के अब्यूज में पाकिस्तानी और अफगानी ताजिर इक्वली इन्वॉल्व हैं। तो ये बात अब, और उन्होंने ये भी कहा है कि अफगानिस्तान के पास तो इतने डॉलर ही नहीं है जितने डॉलर की वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, बात ये है ना कि ये सारी चीज़ें जो पहले एक ढकी चुकी चादर के अंदर थी वो सब सामने आ रही हैं। और कम से कम आप मुझे इतना क्रेडिट दोगे कि जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ये सारी चीज़ें मैं पब्लिकली बात में करता रहा हूँ और लोग मेरी बातें नहीं मानते थे, आज वो सारी बातें सच साबित हो रही हैं और हर आदमी उनकी उसको वो चीज़ कर रहा है जो मैं आपके सामने बड़े अरसे से कहता रहा हूँ। तो हमने यहाँ तक हालात पहुँचाए क्यों? आप बात करते रहे, किसी ने अमल नहीं किया। अब खुद सरफराज बुगटी साहब वज़ीर दाखिला हैं, वो कह रहे हैं कि जी कोर्ट मार्शल का कह दिया आर्मी चीफ ने, जो लोग स्मगलिंग में मुलव्वस होंगे, जो अफसरान, तो पहले कभी किसी ने क्यों नहीं ये कदम उठाया? देखिए, 2 वजह हैं इसकी, दो बुनियादी वजह है। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान
कभी भी इतने बुरे माशी हालात में नहीं आया जितने बुरी माशी हालात में 30 जून 2023 को आ गया था और अभी आ गया है। पाकिस्तान की सलामती खतरे में है। पाकिस्तान अपने हथियार नहीं ले सक रहा है। पाकिस्तान अपनी दिफाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाएगा डॉलर्स की, और पाकिस्तान की स्टेट पूरी तरह परेशानी में आ जाएगी अगर हमने माशी करेक्शन नहीं की। तो अब बुनियादी वजह यह है कि जो हमारी पहले जो पैराडाइम थी एस्टेब्लिशमेंट की, उसमें एक्सटर्नल सिक्योरिटी वाज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अब आज उनकी जो डायग्राम है उसमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी उससे ऊपर चली गई है। अब उनके यहाँ पहली प्रायोरिटी है कि हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी करनी है। ये वजह है तब्दीली की पहली वजह। दूसरी वजह ये है कि हमारे सियासतदानों ने और हमारे बिजनेसमैनों ने अपने कंसिस्टेंटली अपनी बेईमानी और अपनी कम अखली और अपनी कम तैयारी की वजह से ये साबित कर दिया है कि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इनके हाथ में मुल्क की माशी जिम्मेदारियां दी जा सकें। और अब ये बड़ी अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है कि अगर एक्सचेंज कंपनी वालों से गुफ्तगू एक इदारा कर रहा है, ये बात उसको करनी चाहिए थी गवर्नर स्टेट बैंक को। तो अगर गवर्नर स्टेट बैंक इतना कमज़ोर हो गया है कि वो एक्सचेंज कंपनी को नहीं बात कर पा रहा, सख्ती से गुफ्तगू नहीं कर पा रहा, और ये बात और इदारों को करनी पड़ रही है, तो ये खराबी दूसरे इदारे की नहीं है बल्कि उन सियासी लोगों की है जिन्होंने कमज़ोर स्टेट बैंक गवर्नर रखे हैं, जिन्होंने सिस्टम को तबाह किया है। जब देखें, ये वैक्यूम दुनिया में कहीं नहीं रहता। जब आपने इदारों को तबाह कर दिया और इदारों की औकात खत्म कर दी, इदारों में गलत लोग पोस्ट कर दिए, उनके पास अथॉरिटी नहीं है, तो वो फिर क्या हैसियत रहेगी। तो इसलिए ये जो आज सब कुछ हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि इदारों के बाकी इदारे हैं, सिविलियन इदारे हैं, उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खराब कर दी है। और ये बड़ी अफसोस की बात है। अल्टीमेटली आप याद रखें, कोई माशरा भी सिविल अथॉरिटी के बगैर नहीं चल सकता, मगर हमें हमारा एक मुसीबत पे हम फंस चुके हैं कि किस तरह हम इस सुपीरियरिटी जो अब इस वक्त दूसरे इदारों को है, वो सिविलियंस के ऊपर, उसको हम कैसे ट्रांजिशन में लेकर आएं और वापस सिविलियन को लेकर आएं, क्योंकि सिविलियंस जो हैं वो कोई ऐसी हरकत नहीं कर रहे जिससे उनकी क्रेडिबिलिटी बहाल हो सके। सही। शब्बर साहब, इसके अलावा IMF की टीम अब अक्टूबर के आखिर में दौरा करेगी स्टैंड बाय अरेंजमेंट का जो रिव्यू है उसके लिए। आपको लगता है इकदामात लिए हैं इतने हमने के सेटिस्फाई कर लें उनको? देखो, बात में थोड़ी सी आपको इसकी डिफरेंट बात बताता हूँ। मेरी बात आप थोड़ी सी एक ध्यान में रखें कि 30 जून 2023 को अगर आपको याद हो तो हमारा IMF के साथ कोई प्रोग्राम नहीं हो रहा था और डॉक्टर साहब अजीब अजीब तरह की बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि IMF हमें रैंकर्स कराना चाहता है और ये कराना चाहता है और वो कराना चाहता है। उसके बाद अगर आप नोट करें कि जून 30 के आसपास एक बड़ा एनर्जेटिक का एक्सरसाइज हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब बाहर गए और ये सब कुछ हुआ और जेनेवा में गए और बाद में एक स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हुआ। ठीक है ना जी। आप मुझे एक बात समझा दें कि क्या ये स्टैंड बाय एग्रीमेंट IMF ने साइन करा था? इसके पीछे कौन था? इसके पीछे पाकिस्तान, इसके पीछे बैनुल अक़वामी जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की फोर्सेस हैं। डॉक्टर साहब इसको गलत समझ रहे थे। जियो सेंट्रिक पोजीशन वो नहीं थी जो डॉक्टर साहब कह रहे थे। जियो सेंट्रिक पोजीशन ये थी कि जो US है, जो हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा, मैं हमेशा कहता हूँ कि वो हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है और हमारा दोस्त है, वो और सऊदी अरेबिया और UAE और ये लोग जो थे, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि पाकिस्तान को हमें किसी भी हाल में फाइनेंशियल मुश्किलात में नहीं डालना है और इस कंट्री को बेल आउट करना है। और उसी बेल आउट करने के सिलसिले में उन्होंने ये आपसे स्टेट बाय एग्रीमेंट, उनकी गारंटी पे आपके सामने आज हुआ है। ठीक है। अब आपने उस कमिटमेंट को पूरा करना है और उस कमिटमेंट में पूरा करते जा रहे हैं। अभी तक हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं की है कि उस कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहे। और मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तान के राब्ते बहुत हाई लेवल पर US के साथ इन द लास्ट वीक डेवलप हुए हैं और उन्होंने ये एग्री किया है कि पाकिस्तान में वो सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो इसलिए मैं US की बात कर रहा हूँ, मैं सऊदी अरेबिया की बात नहीं कर रहा। मैं US की
करता हूँ जी, ठीक है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करो, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए मैं ये नहीं समझता कि पाकिस्तान किसी भी जगह पर ये गलती करेगा कि वो IMF के साथ कोई ऐसी चीज़ करेगा जहाँ पे प्रॉब्लम आए। मगर मैं फिर आपको अपनी बुनियादी बात जो मैंने सबसे पहले शुरू में की थी, मैं उसे वापस आना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की इस वक्त जो वजह कम अज़ कम मेरे जहन में, क्योंकि मैं इस पिक्चर को बड़े करीब से दोनों साइड पे देखता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम जनवरी के इलेक्शन में जा रहे हैं तो जनवरी में ये कहीं ये सारी जो हमारी कोशिशें हैं, जो हमने सब कुछ थोड़ा बहुत इस टूटे हुई कश्ती में थोड़े पैमल लगाने की कोशिश की है, कहीं ये दोबारा आकर इस कश्ती में सुराख नहीं कर दें। तो ये हमें इनसे बचाना है और इनकी नालायकियों से दूर रखते हुए इस पाकिस्तान की कश्ती को इस भंवर से बाहर निकालना है। बहुत शुक्रिया शबर जैदी साहब, माहिर मैशत आप हमारे साथ थे। आप समझ इलेक्शंस अगर होते हैं तो वो ख़तरनाक हो सकते हैं इस लिहाज से कि जो कुछ अभी किया जा रहा है ये सब रिवर्स कहीं ना हो जाए, कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और जो भी इक़दाम किए गए हैं जिनको सख्त फैसले कहा जा रहा है वो उसको कहीं रिवर्स ना कर दें। लेकिन हो सकता है कि जो आए उसको इस शर्त पर लाया जाए कि आप इसमें से कोई चीज़ को रिवर्स नहीं करेंगे, फिर SIFC जो है वो तो ज़ाहिर कंटिन्यू करेगा, तो एक ओवरसाइट उस पर मौजूद रहेगी। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। मरीम नवाज़ साहबा का दावा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के आते ही महंगाई को रिवर्स गियर लग जाएगा, लेकिन अभी हो ये रहा है कि उनको खुद उनके कारकुनों को रिवर्स गियर लग चुका है। बड़ा मुश्किल है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का जिस तरह इस्तकबाल करने की कोशिश हो रही है उतनी तादाद में लोग आते नज़र नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या है और फिर जो हल्का बंदियाँ हैं उस पर अब एतराज़ात उठते चले जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई है, इस पर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला मरीम नवाज़ साहिबा को टास्क मिल चुका है, भरपूर कोशिशें कर रही हैं कि जी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए ऐसे इंतज़ाम किए जाएँ पाकिस्तान की तारीख़ में कभी ना हुए हों। लेकिन शाहदरा में जो पहला ही जलसा था वो कोई इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सका, बल्कि काफ़ी मनफी एक तासुर गया है। और ये भी ख़बरें हैं कि जी मरीम साहिबा खुश भी नहीं है कि इतने ज़्यादा लोग नहीं आ सके। लेकिन मरीम नवाज़ साहिबा क्या कह रही हैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के हवाले से कि क्या हो जाएगा, और वो जो पिछले 16 महीने गुजरे उसके बारे में कुछ भी बात नहीं कर रही, और मियाँ साहब के हवाले से क्या उम्मीदें दिला रही हैं, क्या बाग दिखा रही हैं, वो देखिए ज़रा। इस मुल्क के पाकिस्तान को, हमारे मुल्क को, हमारी सरजमीन को इस वक्त किसकी जरूरत है? और याद रखना शाहदरा वालों, 21 अक्टूबर को सिर्फ एक फर्द वाहिद नहीं आ रहा वापस। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। 4 साल बाद पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है, तो जमील अब 4 साल क्यों इंतज़ार करवाया? 4 साल अगर आ जाते उससे पहले पाकिस्तान खुशहाल हो जाता, पाकिस्तान में बेरोज़गारी का खात्मा हो जाता, खुशहाली होती, यहाँ बिजली भी सस्ती होती, गैस भी और वाफिर होती, शायद हम एक्सपोर्ट भी कर रहे होते अगर मियाँ साहब 4 साल पहले ही आ जाते, या जाते ही ना। क्योंकि उनकी बातों से तो ये लग रहा है कि वो गए हैं तो सारी तबाही आ गई है, वो यहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तकरीर के सारा आप देखें महवर यही है। देखिए, आने से पहले एक बड़ा जुल्म जो हुआ है वो तो ये हुआ कि उनका बयानिया जो है छीन लिया गया उनसे, क्योंकि आपने देखा होगा वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं कि एहतसाब का अमल जो है वो अल्लाह पे छोड़ दिया हमने, और उसको अल्लाह पे छोड़ने के लिए कन्विंस मरीम नवाज़ साहिबा ने भी किया है। जो ज़राए बताते हैं कि इन्होंने भी जो है वो कहा है उनको कि आप इस स्टेज के ऊपर रेडिकल नहीं होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का तो पहले ही वाज़े है आपको। तो अगर आने से पहले बयानिया नहीं है उनके पास, जो कि आजकल चलता है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि अब मंशूर तो गैर अहम हो चुका है ना, किसी पार्टी किसी सियासतदान से मंशूर तो नहीं पूछते कि क्या है, या जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है उसको कैसे वापस लेके आना है, या जो जहर मिला पानी पी रहे हैं उसको कैसे ठीक करना है, वो सब तो सेकेंडरी हो गया। अब ये है कि बयानिया क्या है आपके पास, या तकरीर कितनी अच्छी कर सकते हैं, या उसके अंदर क्या ख्वाब दिखा सकते हैं, वो पेश कीजिए। तो वो जो ख्वाब थे उनके पास वो तो पहले ही छीन लिए उनसे 21 अक्टूबर आने से पहले ही। तो अब वहाँ पर वापसी के बाद जो सुनने को मिल रहा है वो यही है कि आकर जो प्लान वो पेश करेंगे वो ज़्यादा इकॉनमी के अराउंड ही जो है वो इनसर्कल होगा, कि हम आकर मैशत को ठीक करेंगे और जो सारी बर्बादी और तबाही हुई है उसको फ़िक्स करेंगे। आप ये जो पर्टिकुलर क्लिप आपने दिखाया है, इस पूरे ख़िताब के अंदर शहबाज शरीफ साहब के 1.5 साल का जिक्र नहीं था, बिल्कुल नहीं। और वो इसीलिए नहीं था कि मैंने जिस तरह से पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि उसको ना ऑन किया जाएगा, ना वो मेमोरी आवाम को क्रिएट करने दी जाएगी, और ना उस पर बात होगी, ना वो डिस्कशन होगी। डिस्कशन यही होगी कि 2017 में 5.8 पे हम छोड़ कर गए थे, वहीं से हमने रिज्यूम करना है।
तो इसीलिए सिवाय ये इकॉनमी के मामलात के और कोई बात करने को नहीं होगी, और वो भी अगर करेंगे तो वो अनरियलिस्टिक दिखाई दे रही है ना स्टेज के ऊपर, क्योंकि डैमेज अब इतना हो चुका है कि अब आपकी मैक्सिमम ग्रोथ भी 2% की फॉरकास्ट सुनने को मिल रही है। तो अगर आप 6% के खिताब सुनेंगे मियाँ साहब से तो वो रियलिस्टिक नहीं होंगे ऑब्वियसली। तो लगता यही है कि जिस वाहिद चीज़ के ऊपर वो स्टैंड करके एक कैरिज्मा डेवलप करना चाह रहे थे, एहतसाब का अमल, वो पहले ही उनसे ले लिया गया, क्योंकि आपको पता है कि अगर एहतसाब ही करवाना होता तो फिर वो किसी और से करवा लेते। मियाँ साहब को वापस क्यों बुला रहे हैं? अच्छा, फ़िलहाल तो ये तो दूर की बातें हैं, फ़िलहाल आपने कहा ना बयानिया बनाना है, तो वो 16 महीने की बात, उसका तो जवाब ये आएगा कि जी इसहाक डार साहब तब भी थे, मियाँ साहब के दौर में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहा जाता था, वज़ीर ख़जाना उनके लिए अब भी इसहाक डार होंगे, तो वो क्या जादू चलाएंगे। लेकिन ये जो है उम्मीद से यकीन तक, पाक से ज़मीन तक, आपको इदारा नहीं पसंद आया? आपको नहीं लग रहा कि इससे लोग आ जाएंगे? 1 to 5 ऑफ़र की जा रही है, अब बात इससे काफ़ी आज़ाद आगे बढ़ गई है, ऐप भी मुतारिफ़ करवा रहे हैं कि जिससे पता लग जाए कितने लोग आए हैं। अब तो मतलब ये है कि मोटरसाइकिल भी दी जाएगी, हर तरह से आपको लाने ले जाने के लिए इंतजाम भी किए जाएंगे, और फिर टिकट भी तभी मिलेगा जब आप लोगों को लेकर आएंगे। तो कम से कम इस्तकबाल ही बड़ा हो जाए। ये जो शाहदरा में हुआ है या मीनार पाकिस्तान लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है, अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मशवरा किसने दिया मीनार पाकिस्तान लोगों को इकट्ठा करने का, शायद मीनार पाकिस्तान आप वो जो ग्राउंड है वो भर ना सकें। और मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो का इस्तकबाल हुआ था जब वो जला वतनी के बाद पाकिस्तान आई थी, तो एयरपोर्ट तक लोग थे, यानी वो मीनार पाकिस्तान के ग्राउंड में पहुंच चुकी थी, तो अभी तक एयरपोर्ट पर से भी लोग, यानी ऐसे लग रहा था कि वहां पर भी लोग मौजूद हैं, इतना क्राउड था। नहीं, इसमें मशवरा जिन्होंने दिया है मीनार पाकिस्तान का, उन्होंने तो जुल्म किया। उसकी वजह यह है कि वो आपको भी पता है, क्योंकि आपने तो शायद कह दिया, मैं तो यकीनन कहूँगा नहीं भर सकते। नहीं, लेकिन और बहुत से लोग इस तरह 1 to 5 कोई छोटी चीज़ नहीं है आज के दौर में। अब तो नहीं, वो भी कोई हज़ारों की नहीं लाखों की चलेगी या मोटरसाइकिल भी हो सकता है। फिर अब बजट ही इतना हो जो मुल्क की तारीख में किसी जलसे का नहीं हुआ, तो फिर शायद हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इस तरफ जाना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि आप अपने लिए एक मुश्किल खड़ी कर लेंगे ना। आप मैस ड्रिवन पार्टी थे पहले, और दूसरी बात यह है कि ना आपकी वो ऑडियंस थी जो बहुत ज़्यादा मोबिलाइज्ड हो, जिसको एक कॉल दें तो वो धरने दे या एहतजाज करे, सड़कें बंद करे। तो बड़े किया करते थे, जलसे करते थे बेशक, लेकिन जलसों से कभी उनकी 2/3 अक्सरियत का नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। जितने बड़े जलसे हमने एक दौर में पीपल्स पार्टी को करते देखा, या तहरीक इंसाफ ने भी एक स्टेज के ऊपर किए, वो नून लीग का वो जो है वो अप्रोच नहीं रही सियासत को अप्रोच करने की, क्योंकि वो मैस गैदरिंग्स के ऊपर रिलाई नहीं करते इतना, और पहले भी नहीं किया, तो अब भी नहीं करना चाहिए। अब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंजाब के जो हालात हैं, जो सर्वेस की अगर हम बात सुन लें तो उसमें भी गालिबन 4थे नंबर पे थे मियाँ साहब। तो वो उससे ही आपको आइडिया हो जाता है कि शायद वो नंबर जो कि डिज़ायरेबल होगा इनके लिए वो ना क्रिएट कर सकें। अब सारा कल्प्रिट जो उसका है वो 1.5 साल की हुकूमत है, तो अगर वो गलती ना की होती फिर तो ऑब्वियसली 5 साल तहरीक इंसाफ ने अगर पूरे किए होते तो नामो निशान ना होता उनका, मेरा जहाँ तक अंदाजा है। चले, नून लीग की स्ट्रेंथ रही है सड़कें, पुल, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, और फ़ौरन जनाब आपके मोहल्ले के काम हो रहे हैं, तो क्या इस दफ़ा उस पर नहीं वो खेल सकते कि ये पार्टी ही वो है जो आकर सड़कें पुल बनाती है, हम आएंगे, हमने मोटरवे दी, हमने जनाब मेट्रो स्टेशन बना दिए, हमने ये बसों का निज़ाम दे दिया, तो आप इसको वोट करें, सरकारी मुलाजमतें देते हैं, तो ये अगर वो दोबारा करेंगे तो लोग क्या उस पर भी नहीं आएंगे? हमेशा इनकी स्ट्रेंथ ये रही है, 2/3 अक्सरियत यही कुछ कह कर ली है ना। लेकिन उसमें भी देखें उसका इम्पैक्ट कहाँ पर था इन सारे नारों का? पंजाब में था ना। कराची में तो वैसे कभी स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रहा, बलूचिस्तान में भी उस तरह से नहीं रहा, सिंध में भी नहीं रहा, तो केपी के अंदर भी आप देख लीजिए, वहाँ भी हमेशा डिसइंटीग्रेशन होती थी वोट की, कोई मेजर पार्टी इमर्ज नहीं करती थी इस तरह से। तो अब आ जाके सिर्फ पंजाब में ये नारा जो था वो पॉपुलर था। उसकी वजह भी क्या थी? लाहौर था। जब आपने साउथ पंजाब का, बाकी इलाकों का बजट निकाल के यहाँ लगा दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एक अपील थी। अब यहाँ पर भी जो है वो डायनामिक्स बदल चुके हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस का तो अंडर डिस्कशन चीज़ है ही नहीं ना। वो तो सिर्फ यही है कि बयानिया क्या है, या फिर आप 1.5 साल की हुकूमत में क्या करके गए हैं, आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया, आप बाहर क्यों चले गए थे। तो ये जो तहफ़्फ़ुज़ात अवाम के हैं सारे, ये मेरा ख्याल है आकर ग्राउंड टच करेंगे तब आइडिया होगा। मैंने तो शॉट देखे हैं इनके अपने हल्के के, गवाल मंडी के शॉट भी देखे हैं, वहाँ भी लोग तनकीद कर रहे हैं, वहाँ भी लोग कह रहे हैं कि जी हम वोट नहीं देने वाले। तो अगर वहाँ पर ये बात हो रही है तो उसके अलावा फिर आप बेहतर समझते हैं कि क्या बचता है पीछे? कुछ भी नहीं। अनप्रेसिडेंटेड है ये जो आपने बात की, यही फैक्टर सबसे ज़्यादा नुकसानदेह, ये जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी, या अब जो केयरटेकर सेटअप है उसमें भी जो मुश्किल फैसले लिए जा रहे हैं वो भी तो इन्हीं के खाते में जा रहे हैं, इन्हीं से सवाल होंगे। और मरीम साहबा अगर महंगाई या कहती हैं जी बड़ा बुरा हुआ, तो वो एक लफ्ज़ नहीं बोलती मौजूदा निगरान सेटअप के हवाले से कि जिनके दौर में बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, निगरान सेटअप कहते नहीं, वो आपके दौर का ही सारा इम्पैक्ट था जो अब आ रहा है।
तो उसका कहीं जिक्र नहीं करते। या तो ये कहना कि किसी से हमदर्दी का आपने इजहार करना है तो आप कहेंगे हाँ आज मुश्किलात हैं और फलां की वजह से हैं, उस तरफ वो जब तक बात नहीं करेंगी तो किस तरह वो लोगों को ये रियलाइज करवाएंगे कि जी हाँ जी पिछला बड़ा अच्छा था, हमारा बहुत अच्छा था, और जो ये बुरा दौर इस वक्त है उसकी ये वजूहात हैं। उसका तो कहीं तस्करा ही नहीं है। मियाँ साहब के बाहर जाने की वजूहात का भी तस्करा नहीं है। 4 साल वो क्यों नहीं आ सके, क्यों 4 साल तक उनका इलाज नहीं हो सका, उसका कहीं तस्करा नहीं है। या तो फिर लोग जो अब पंजाब की बात करें वो भी फेडअप हो गए हैं, वही बार बार के जनाब आएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और शायद जैसे ही वो वक्त पड़ेगा तो उनको पता है वो फिर भाग जाएंगे, क्योंकि इनको हमारी जरूरत तो है नहीं, वोटर्स के जरिए इन्होंने आना नहीं, इन्होंने कुछ और करना है, डील करनी है, उसके जरिए आना है, तो उस पर बनाना है। इसलिए शायद जो उनका कारकुन या वोटर है, एक तो महंगाई और वो सब कुछ, और उससे वैसे डिसइंटीग्रेट हो गया कि यार ये तो इनको हमारी परवाह नहीं है, या इनको हमारी जरूरत ही नहीं है शायद, और ये कहीं और से इख्तियार लेना चाहते हैं, वहीं से ही आ जाएंगे। सबसे बड़ा फैक्टर जो है ना, जिस तरह आपने कहा कि निगरान गवर्नमेंट का नाम नहीं लिया मरीम साहिबा ने, पाकिस्तान की तारीख में जब भी किसी सियासतदान ने अपनी तकारीर से या मंशूर से या फिर अपने प्लान से ये तासुर दिया है कि मैं आके कुछ लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर दूंगा, तो उसको इक़्तिदार नहीं मिला। फिर भुट्टो साहब की गलती क्या थी कि वो रिपीटेडली ये बता रहे थे कि वो देख लीजिए आर्टिकल 6 है आइन के अंदर, अभी आप मेरे साथ जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन जब मैं आऊँगा ना तो फिर ज़िया साहब देख लीजिएगा क्या होता है। तो उसके बाद वो आए ही नहीं। इसके बाद आप ये देख लें कि इवन नवाज़ शरीफ साहब के दौर की मिसाल ले लें, इन्होंने मुशर्रफ साहब के एहतसाब का जो है वो एक नया प्रोग्राम शुरू करने का सोच लिया, तो ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब जो कि वज़ीर दाखिला थे, PTI के मेंबर थे, वो खुद कह चुके हैं कि अगर ये ना करते तो आज भी वज़ीर आज़म होते। बतौर वज़ीर दाखिला उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड बात की। उसके बाद आप देख लीजिए कि तहरीक इंसाफ के गले भी ये चीज़ पड़ी कि वो हर कोई रेट्रीब्यूशन से या उनकी जो बदला लेने की एक जो इमोशन है ना, उससे लोग जो हैं वो ये कहना शुरू हुए कि अगर ये आ गए तो ये तो आधी से ज़्यादा अपोजिशन को उठा के जेल में डाल देंगे। फिर अब बाद में अब आप ये बयान को देखें मियाँ साहब के रिसेंटली, जो इन्होंने कहा कि आके एहतसाब करूँगा, बाजवा साहब की बात कर दी, फैज़ साहब की बात कर दी, और लोगों की बात कर दी, और साथ ही वहाँ से U-टर्न मिल गया आपको। अगले ही दिन बयान आ गया कि नहीं, हमारा ये सारा मामला जो है वो हम अल्लाह पे छोड़ रहे हैं। तो अगर मरीम साहिबा भी एहतसाब की बात करना शुरू हो गई, जो आपकी और मेरी ख्वाहिश है कि वो निगरान गवर्नमेंट में लोगों के नाम लेंगी कि इनको ये गलत कर रहे हैं, इनको आके हम ठीक करेंगे, इनको ठीक करेंगे, तो फिर वो आने वाले नहीं हैं। इसीलिए एहतसाब का नाम नहीं लेना, ऐसी कोई बात नहीं करनी जिससे तासुर ये जाए कि आके ऐसी गवर्नमेंट आ जाएगी जो कि जैसे कहते हैं ना पुट द फुट डाउन, तो वो ना करें। तो इसीलिए सेफ खेलने पे अभी फिलहाल जो है वो सारा फोकस, सिर्फ हमें बारी मिल जाए, बिल्कुल ये इख्तियार मिले, इख्तियार में आना चाहिए, इख्तियार होना हो। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है कि मियाँ साहब को पहली दफ़ा नहीं हुआ कि उन्होंने ये बात की और उसके बाद कहा हो अच्छा जी उन्होंने अल्लाह पर छोड़ दिया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब खुद आकर नहीं कह रहे मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, ये सागदार साहब कह रहे हैं, मियाँ जावेद लतीफ कह रहे हैं, उनकी खामोशी लेकिन मानी खेज है ना। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट तो हो गया, क्योंकि वो काफ़ी सालों से ये नारा लगाते रहे, फिर खामोश हुए, फिर नारा लगाया, फिर खामोश हो गए, फिर नारा वोट को इज्जत दो, फिर खामोश। तो ये किसी भी वक्त वो आकर दोबारा हो सकता है कोई उनको मशवरा ऐसा दे दें कि हाँ बात तो नहीं, वो दोबारा करेंगे तो 2017 दोबारा हो जाएगा, उसमें कौन सा कोई बहुत मुश्किल काम है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज्म चलता रहता है ना। हम अगर जस्टिस फाइज ईसा साहब के आने से या किसी शख्सियत के आने से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इदारा ही रिफॉर्म हो जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला। इसीलिए कि आगे डाउन द लाइन हो सकता है कि कोई ऐसे फैसले वो करें जो चैलेंज होना शुरू हो जाए कोर्ट के अंदर, या कोई करप्शन का केस दोबारा खुल जाए, या बड़ी करप्शन की नई दास्तान कोई इंटरनेशनल वाटर से कोई नई स्टोरी आ जाए, कोई नई अखबार में पैनमा टाइप स्टोरी करेगा। एहतसाब की बात वो नहीं कर सकते, और सिर्फ मईशत की वो बात कर सकते हैं, उससे वही डिस्कनेक्ट फील हो रहा है जी। जो 16 महीने 18 महीने की कारकर्दगी है, लोग उससे अब वो, या आप उसको बेवकूफ़ बनना कह लें या आप कहें सादगी कहें, वो अब लोगों में नहीं, लोग सवाल करते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, आपने बताया इनके अपने हल्के के लोग किस तरह कर रहे हैं। तो फिर जब पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी, वोट बैंक उस तरह से मुतासर हो चुका है, तो इख्तिदार में आकर चला कैसे सकेंगे? शायद वो जबरदस्ती किस तरह इख्तिदार दे दिया जाए आपको, कि अपोजिशन जो भी आपकी होगी उस आपको एक बिल्कुल आसान रास्ता दे दिया जाएगा। अभी देखिए ना, वही सरफराज बुख्ती साहब जिनका पहले बयान आया था, वज़ीर दाखिला हैं, कि जनाब वो आकर गिरफ्तार हो सकते हैं एयरपोर्ट पर, कोई इतनी मसला भी नहीं है, जो भी कानून होगा अपना रास्ता लेगा। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी वो और अपनी बेटी के साथ वापस भी आए थे और उन्होंने पहले भी गिरफ्तारी दी थी, बड़ी अच्छी बात है वापस आ रहे हैं। तो वहां पर भी उनके लिए सहूलतें हर तरह से हैं, मगर आकर जब आपके पास पब्लिक सपोर्ट नहीं होगी, पॉपुलर सपोर्ट आपके साथ नहीं होगी, तो आप मामला चलाएंगे कैसे? देखें, इसमें जो शब्बर साहब भी अभी बात कर रहे थे ना, आपने कहा ना बेवकूफ़ बनाने वाली बात होगी, वो तमाम ही बनाएंगे। किसी पार्टी के पास आप बता दीजिए कि इकनॉमिक रिवाइवल का कोई प्लान हो। अगर हम तहरीक इंसाफ की भी बात करें तो उनके साथ चलें, एक हमदर्दी का वोट शामिल हो गया कि लोगों ने कहा निकाल दिया गया इनको, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल था नहीं था वो लोग इतना नहीं सोचते यहाँ पे। तो उसके बावजूद
कोई ऐसा जादू की छड़ी है कि वो आके हर चीज़ को फिक्स कर दें अपने तो दौर के बात अंदर? भी नहीं कर पा रहे हैं ना, बिल्कुल, वो तो कोई जलसा, कोई कॉर्नर मीटिंग, वो तो कुछ भी नहीं, कर अगर सकते। बात भी करें, खुला मैदान भी मिल जाए, कंप्लीट कैंपेन भी कर लें, उसके बाद भी एटलीस्ट मैं तो बेवकूफ़ नहीं बन सकता कि वो आके इकोनॉमी को नए सिरे से खड़ा कर देंगे या कोई पार्टी खड़ा कर देगी, क्योंकि तमाम पार्टीज़ का ये फोकस नहीं है ना। किसके पास मंशूर है? यहाँ तो नई पार्टी बनी है, वो कह रहे हैं मंशूर पे हम बिलीव ही नहीं करते, हम तो वो हैं जो काम करेंगे सिर्फ, तो मंशूर तो बताना नहीं है। दूसरी बात यह है कि आकर अगर आपने यही प्राइवेटाइजेशन करनी है, कोई 1% डिफरेंस है इकोनॉमिक प्लान में पीपल्स पार्टी के, नून लीग के, तरीके इंसाफ के? नहीं है। सब कहते हैं कि काम एक ही करना है, IMF से बात करनी है, लेकिन हमें करने दें, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। कोई नई तो रेफर्मेशन की पॉलिसी नहीं है किसी के पास। जब भी आए हैं यही प्रोसीजर को रिपीट किया है। तो अगर जो भी ये सोच रहा है कि किसी के आने से बेहतरी इस तरह की आ जाएगी, या तरीके इंसाफ के दौर में आप देख लें 4 वज़ीर ख़जाना तब्दील कर दिए, पता ही नहीं था कि टीम कौन सी है कौन सी नहीं है, या किसने आके चलाना है। अगर आपके पास शैडो कैबिनेट नहीं है, पार्टी इस पूरी दुनिया में शैडो कैबिनेट रखती हैं, आने से पहले बताती हैं कि ये हमारे वज़रा होंगे, इस पोजीशन पर काम करेंगे, इतनी देर के लिए करेंगे। यहाँ तो जैसे ही गवर्नमेंट बनती है तो लोग कहते हैं हमें तो इल्म ही नहीं था गवर्नमेंट बन जाएगी, 1 महीने पहले तो नहीं पता था हमें, इसलिए तो हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। तो यहाँ तो ये सूरत हाल है। तो तमाम लीडरान की ही यही जो है वो टेंडेंसी होगी कि बेवकूफ़ी बनाएंगे इकोनॉमी के नाम पे, लेकिन जब तक सस्टेन नहीं करता जब भी सिस्टम, इलेक्शन चीज़ें होंगे ठीक नहीं होती। वोट इन्हीं पार्टीज को होने हैं। अभी भी जो भी हो, मखलूत हुकूमत हो या 2 तिहाई से किसी को आप दिला भी दे, तो काम तो उसी ने चलाना है, कहीं ना कहीं जाकर तो इलेक्शन होने हैं। अब जो इस वक्त चाहे फाफिन हो, जो इदारा है पाकिस्तान में इलेक्शन या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उस पर नज़र रखता है, उन्होंने भी हल्का बंदियों पर इतराज़ात उठा दिए हैं। पीपल्स पार्टी का भी हम सुन रहे हैं, दीगर जमातों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ये अब हल्का बंदियों का वाला मामला भी अदालत में जाएगा और फिर इसकी वजह से इलेक्शन में डिले आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है नहीं, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई इधर से उधर चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया। पता चले कि आप जिस दिन आप वोट डालने जा रहे हैं, पता नहीं आपका वोट कितनी दूर है, इससे शायद टर्न ओवर भी कम हो सके, टर्न आउट भी लोगों का कम हो सके। ये अब जो आप बात कर रहे हैं कि जनाब किसी के पास मंशूर नहीं है या सब पार्टीज़ के एक तरह से है, तो फिर तो इलेक्शन, वही बात जो शबर जैदी साहब कह रहे हैं, तो आपके ख्याल है कि इलेक्शन डिले करेंगे तो उससे शायद एक स्टेबिलिटी आ जाएगी? नहीं, उससे तो बिल्कुल नहीं आ सकती। मसला ये है कि यहाँ पर सस्टेनेबल गवर्नमेंट्स नहीं आती ना। मैं तो ये बात कर रहा हूँ, अगर हर किसी को इल्म है कि मैंने आके जॉब सिक्योरिटी के पीछे लगे रहना है अपनी, तो परफॉर्मेंस तो स्ट्रेस ही नहीं है कि मुझे निकाल ना दिया जाए। बिल्कुल पीछे देख रहा हूँ कि एक इनकार, ऐसे ही एक इनकार 90% अगर मेरी एनर्जी इस बात पे सर्फ हो रही है कि मैं किसी तरह जो है ना वो सर्वाइव कर जाऊँ इस निज़ाम के अंदर, जहाँ पे इतना एक्टिविज़म है, हर कोई ये चाहता है कि प्राइम मिनिस्टर को हटा दें अगले रोज़ ही, कोई जो है वो बर्दाश्त ही नहीं करता 2 साल से ऊपर PM को इस मुल्क के अंदर, तो फिर उसका स्ट्रेस यही होगा कि मेरी जॉब बच जाए। परफॉर्मेंस तो सेकेंडरी हो गई ना उसके बाद में। तो हम तो यही कहते हैं कि रिपीटेड टर्म्स मिलनी चाहिए। अमेरिकन डेमोक्रेसी के अंदर तो एक नॉर्म है कि जो प्रेसिडेंट को सेकंड टर्म नहीं मिलती वो कहते हैं ज़्यादती हो गई है इसके साथ। ये 10 साल की बात हो रही है, जिसको 10 साल ना मिले उससे ज़्यादती हो जाती है। यहाँ पे 1.5 साल मिले, 2-3 साल मिले, आप कहते हैं परफॉर्म करके दिखाएं, और अगर नहीं किया तो बाहर बैठें आप। तो ये जो रैपिड चेंजेस हैं हमारा, तो डिस्ट्रक्शन का फार्मूला ही है ना। लेकिन जो 1.5 साल में शहबाज शरीफ साहब की परफॉर्मेंस रही है बात मानने के लिए, वो तो आइडियल है। इसके बाद अगर कोई 1.5 साल की गवर्नमेंट आएगी वो इससे भी बुरा करेगी, बिकॉज टाइम्स आर मूविंग फ्रॉम गुड टू बैड। आइडियल प्राइम मिनिस्टर रहे हैं पाकिस्तान में, ऐसा प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं आया कि जो 1.5 साल जिस तरह उन्होंने गुजारे हैं, कोई हुकूमतुल्ली नहीं की, हर काम उन्होंने बिल्कुल बरवक्त, जिस तरह की भी लेजिस्लेशन चाहिए थी वो भी करके दिखाई है। किसी जगह उन्होंने कोई इनकार नहीं किया, बल्कि इससे पहले कि उनको कोई ऑर्डर किया जाए उससे पहले उन्होंने पूरा किया है। तो वो अगर इसी तरह कंटिन्यू किया जाता है नेक्स्ट टाइम, जो आप कह रहे हैं कि जी उनको बस चाहिए कि हमें आप दे दें, इख्तियार हो ना हो, तो वो भी कोई नहीं चल सका ना काम। मसला नहीं, तो वो उसमें भी वो भी नहीं चल सका। उसमें भी अगर शहबाज साहब नेक्स्ट गवर्नमेंट का फेस नहीं होते तो पर्सनल अचीवमेंट तो फिर उनकी ज़ाया हो गई ना। अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि उन्होंने 1.5 साल हर बात मानी है, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई स्टांस नहीं बताया, तो फिर तो ऑब्वियसली अगर मियाँ साहब वापस आते हैं, कैंडिडेट वो बन जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल शहबाज साहब जो है वो इतना अकम्पलिश फील करेंगे कि मैंने कुछ हासिल कर लिया इस तरह से। तो क्योंकि उनका यही था कि नेक्स्ट सेटअप के अंदर जो है वो मुझे दोबारा से इंट्रोड्यूस करवाया जाए और एटलीस्ट 5 साल का मैंडेट मिले, फिर खुल के काम करें। इसीलिए अभी जो भी आ रहा है उस पर क्रेडिट जो है वो आप अपने आप को के अलावा सबको देना शुरू हो जाएं, जो देते भी रहे हैं, पुल बनने का, हर चीज़ का। तो ये वो चीज़ है कि मुझे लगता है कि जो इंटरनल वॉरफेयर है पार्टीज़ का भी, वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग है। एक दौर में हम कहते थे सारी पार्टीज़ को एक साथ मिल के जो है ना वो सिविलियन एजेंसी की स्ट्रगल करनी चाहिए। अब एक पार्टी यकजा नहीं है तो बाकी पार्टियां मिल के क्या काम करेंगी। एक पार्टी के अंदर धड़ेबाजी शुरू हो गई। पीपल्स पार्टी को देख लें, नून लीग को देख लें, काफ लीग का हाल देख लें क्या हुआ है।
तो अब ये तो ये हाल है कि हर पार्टी अपने ऊपर स्टैंप लगवाना चाहती है कि हम ज़्यादा ताबेदारी करें। बिल्कुल है, ऐसे ही है। और साथ साथ ये भी तासुर देना चाहती है कि हमारे अंदर एक जो है वो गुड कॉप है, एक बैड कॉप है, क्योंकि जिससे भी आपको फ़ायदा मिले वहाँ से डील कर ली जाए उससे। तो ये पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिक्लाइन है और इनका कसूर 90% अपना इसीलिए है कि ना ये डेमोक्रेटाइज़ कर सके, ना नई लीडरशिप को इन्होंने रास्ता दिया आगे आने का, ना मेरिट को इन्होंने रिस्पेक्ट किया। टिकट्स भी उन लोगों को दी जो कि डिज़र्व नहीं करते थे। आप सूबाई असम्बली का इलेक्शन देख लें पंजाब का, जितने तरीके इंसाफ छोड़ने वाले थे नून लीग ने सबको टिकट दे दिया और उसके बाद ने मुंह की खाई, फिर मान भी लिया गलत किया हमने। तो आप अगर ऐसी गलतियां पॉलिटिक्स के अंदर कर रहे हैं, कोई असम्बली डिसॉल्व कर रहा है, कोई ऐसे लोगों को टिकट दे रहा है जो इलेक्टेबल्स हैं, पार्टी से ताल्लुक नहीं है उनका, जेन्युइन कैंडिडेट जो है वो पीछे बैठ के वेट कर रहा है कि हमारी बारी कब आएगी। अच्छा, आज के दिन तक तो मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वापस आकर केसेस वगैरह का भी वो कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने इसीलिए सोच समझ के इजहार है, नहीं अच्छी खासी थी, अच्छी खासी क्या वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट हैं या अभी भी शहबाज शरीफ साहब ही हैं आज के दिन में, कि शहबाज शरीफ साहब ही होंगे तो मामला संभलेंगे, वही आगे चलेंगे, या मियां नवाज शरीफ साहब अपनी जगह बना पाए? नहीं, मेरा ख्याल है वो जो हमारा एनालिसिस था मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ की जो कुछ सपोर्ट है उसने थोड़ी गेम चेंज कर दी है, क्योंकि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था। पहले शहबाज साहब कोई डार्क हॉर्स कह रहे थे, सब हम भी कह रहे थे, लोग भी कह रहे थे। तो अब ये है कि एटलीस्ट वो जो इंटरनेशनल सपोर्ट है उसको कैच करवाने की कोशिश है, इसीलिए उनके आने के इम्कानात भी बढ़े हैं, टिकट्स भी बुक की जा रही हैं, उसकी डिटेल भी सामने आ रही है। तो लगता यही है कि वो जो इंटरनेशनल गारंटी है उसकी बेसिस के ऊपर ही मियाँ साहब आकर अगर कोई मेजॉरिटी हासिल कर सकें तो कर लेंगे। अदरवाइज़ आवाम में जितनी अपील है वो आपको भी पता है और वो सर्वेस भी कह रहे हैं, और इसके अलावा उनकी एक्सेप्टेबिलिटी भी कोई ख़ास नहीं है। वो तो डायरेक्ट फ्लाइट पे भी नहीं आ रहे अभी तक, तो ये इत्तलात है, इसलिए वहाँ से इंश्योरेंस लेके ही जिस तरह होता है वहाँ से आते हैं। मगर आकर जनवरी से आगे जाते हैं इलेक्शंस, जो अभी भी लग रहा है कि जनवरी से आगे जाएंगे इलेक्शन, यही हल्का बंदियों का मामला आप देख लें, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ऐसे लगता है। तो मियाँ साहब फिर वो एक्सेप्ट करेंगे खामोशी से, तो इंश्योरेंस देकर आ रहे हैं कि जब भी मिलेंगे इलेक्शंस हमें बस इक़्तिदार मिल जाए, लेट हो जाए, जिस तरह भी हो जाए, हम पूरी सपोर्ट करेंगे। निगरान सेटअप के लिए भी, इलेक्शंस के हवाले से भी, इलेक्शन कमीशन को भी, जिस तरह भी जो भी होता रहेगा, इंसानी हुकूक की बात हो या कोई माशी मसाइल हो, कुछ भी हो रहा है मुल्क में, हम किसी बारे में कोई एतराज़ नहीं करेंगे। हम सिर्फ पुरानी बात 2017 की करेंगे, 2018 की भी नहीं करेंगे, 2017 की करेंगे, और बस किसी तरह से हमारे हवाले इख्तियार कर दिया जाए, और उसके बाद हम जी हुजूरी भी करेंगे, और जब मर्जी आप इलेक्शंस करवाएं। या जिस तरह पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत चले, बयान की हद तक ही है, वैसे तो अमली तौर पर वो कुछ नहीं कर रहे। वो बयान भी इंसाफ भी बात कर रही है कि जी नहीं, इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके करवाए जाएं। दीगर कुछ पार्टी इस पर बात कर रही हैं, तो सिर्फ नून लीग हमें अलग नजर आ रही है। तो वो एक 3 महीने और मजीद डिले की इजाजत दे देगी नून लीग जनवरी से आगे। बयान की जो पीपल्स पार्टी की आपने बात की, वो बयान भी तब आना शुरू हुआ जब उनको आइडिया हो गया कि चांस हमारा ख़त्म हो गया है, तो उसके बाद बयानबाजी शुरू हो गई। उससे पहले तो वो भी नहीं थी। जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके, जो पहले भी आप कहते रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब का और उनके बयानिए में कोई फ़र्क नहीं है, मैं तो आपकी बात का कायल हो गया हूँ। अच्छा। उसकी वजह यह है कि वाकई ऐसा लग रहा है, अगर उन्होंने कह दिया कि बस खामोश हो गए हैं और अल्लाह पे छोड़ दिया है, तो आकर भी यही तस्वीर दिखाई देगी आपको। अगर जब चलना ही सिर्फ शहबाज फार्मूला है, और शहबाज साहब की जो फिलॉसफी, अल्फाज कुछ इस तरह के थे कि मियां नवाज शरीफ साहब का वही होगा अंदाज, या वो उसी रास्ते पर चलेंगे जो शहबाज शरीफ साहब का रास्ता है, जी वो उसी तरह से वो करेंगे। तो बस फिर अगर यही रास्ता है तो फिर तो ऑब्वियसली फिर 1 महीना 2 महीना डिले हो तो उस रास्ते के मुताबिक तो कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि पहले ही देखें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल था 90 रोज़ का, जब वो वायलेट हो जाए उसके बाद आप जितना मर्जी उसको आगे ले जाएं, वो वायलेशन ही रहेगी। 1 रोज़ हो या 10 रोज़ हो या 1 महीने हो। बाकी इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेट को स्पेसिफाई ना करना मैलाफाइडी इंटेंशन शो करता है। ये पहले रोज़ से वाज़ेह है कि ये कह देना कि इस हफ्ते में हो जाएंगे, ये कोई क्लैरिटी नहीं है। स्केजुअल का ऐलान ना करना कोई क्लैरिटी नहीं है। तो लगता यही है कि जितना मैक्सिमम मार्जिन मिल सका वो लेंगे, और अगर मिल भी जाए तो मियाँ साहब के लिए भी कोई इतनी नेगेटिव बात नहीं है, क्योंकि अगर वो मैदान में हुए जलसे कर रहे हैं अगर वो, और वो फील्ड में हैं, एक्टिविज़म कर रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा मज़ीद टाइम बाय कर लेंगे और बेहतर हो जाएगा उनके लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होंगे। हाँ, पीपल्स पार्टी अलबत्ता शायद सड़कों पे आने की कोशिश करे, कोई एहतजाज की बात करे, और मेरा ख्याल है सब पार्टीज़ को भी पता है कि कोई इलेक्शंस होने नहीं जा रहे जनवरी में, वरना कोई ना कोई एक्टिविटी वो 2 महीने के लिए, 3 वो करीब आकर होगी ना कारकुनों के लिए। लेकिन अभी से प्लान तो होता है, करेंगे, उसका एक आगाज़ होता है, वो किसी किस्म की कोई बात, कहीं कोई हलचल हो ही नहीं रही। नहीं, उसमें पीपल्स पार्टी कोशिश ये करेगी कि अगर वो एहतजाज करती है तो एक सिंपैथी वोट मिल जाए कि देखें हमने प्रिंसिपल स्टांस लिया था एटलीस्ट, तो उसको लेने की कोशिश होगी। बहरहाल उम्मीद तो उनको भी नहीं होगी कि उनकी मर्जी का फैसला होगा। तो लगता है कि मियाँ साहब अभी तक ज़ाहिर है कि एतबार नहीं रहा, लेकिन टिकट तो उन्होंने बुक करवा ली है। जब वापस आएंगे तो सिर्फ घर पर
शायद मीनार पाकिस्तान जाके एक जलसा करें, उसके बाद घर पर मुलाकातें करेंगे और जब तक उनको कहा नहीं जाएगा बिल्कुल बीबे बच्चे बन के वो बिल्कुल घर रहेंगे, वहीं पर मुलाकातें करेंगे। कोई इलेक्शंस के लिए कोई कैंपेन, लोगों से मिलना या कारकुनों से मिलना, वो आपको कुछ ऐसा नज़र नहीं आएगा। सिर्फ वो इंतज़ार करेंगे, जो कहा जाएगा उस पर ही अमल करेंगे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।